ये वही वापस डायग्राम के साथ में है, हमने कहा कि डिफरेंट तरीके के सिस्टम है और ये यहाँ पे कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। लाइक जैसे हमने कहा कि टॉन्सिल्स जो हैं वो गले के अंदर हैं, फिर उसके बाद में लिम्फेटिक वेसल्स हैं, दे आर प्रेजेंट एट एवरी प्लेसेस लाइक स्पेशली इन द आर्म पिट्स और नियर बाय जेनिटल्स। फिर उसके बाद में स्प्लीन इज देयर, थाइमस इज देयर, थाइमस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन द लंग्स, उसके बीच में उपस्थित होती है। पीएस पैचेस जैसा मैंने आपको कहा था कि दैट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। एंड वन थिंग विच आई वॉन्ट लाइक टू टेल यू ओवर हियर कि नॉर्मली जब भी हम अपेंडिक्स की बात करते हैं, तो अपेंडिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम एक चीज कहते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना। ये बात तो सही है, मेरे ख्याल से सब जने ये कहते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, जो कि ऐसा अवशेषी अंग है जो कि हमारे शरीर में बिना बात का रह गया, बिकॉज कि नॉर्मली इट इज कंपेयर्ड विद द सीकम, कि जो हर्बीवोर्स हैं उनके सीकम के साथ में इसको कंपेयर करते हैं, और जब इसको कंपेयर करते हैं सीकम के साथ में, तो हम तो ऐसा कुछ खाना नहीं खाते जिसके अंदर की बहुत सारा सेल्यूलोज हो और बहुत सारे सेल्यूलोज का डाइजेशन करना पड़े, तो इस तरीके की चीज़ हमारे पास नहीं होती, तो कहते हैं कि वेस्टिजियल है। बट नाउ इन द इम्यून सिस्टम इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, जो कि हमारे शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। हर एक का काम डिसाइड है। थाइमस की बात करें तो थाइमस इट इज अ लिम्फोइड ऑर्गन, जो कि ब्रेस्ट बोन के पीछे रहता है, मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स के या टी लिम्फोसाइट के लिए काम में करता है। देयर इज अनदर टिश्यू विच इज कॉल्ड एज बोन मैरो, इट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन द होलो सेंटर ऑफ द बोन्स, की जो बड़ी लंबी अस्थियां हैं उनके सेंटर के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको हम बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। और ये अस्थि मज्जा जो है वो काम आता है बिकॉज इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ द ऑल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स, की जितनी तरीके की रुधिर कोशिकाएं हैं उन सब के लिए जो है ये एक तरीके का सोर्स है, वहीं से बनते हैं। स्प्लीन इज अनदर काइंड ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो इम्यून सेल्स रखता है, ये मीटिंग करता है बहुत सारे इम्यून डिफेंस कन्फ्रंट की, फिर आपका ग्रेवयार्ड भी है बहुत सारी चीज़ों का। फिर उसके बाद लिम्फ नोड्स जो हैं वो होती है स्पेशलाइज इम्यून सेल्स रखती है, एंटीजन्स को फिल्टर करती है कि भाई कौन सा एंटीजन जो है वो लिम्फ में रहना चाहिए, कौन सा सर्कुलेशन में जाना चाहिए उसका। एंड स्किन अगेन, जिसको कि हमने कहा कि टर्शरी काइंड ऑफ थिंग है, वो फिजिकल बैरियर जो है वो उसके साथ में रहता है। पहले हम बात करेंगे थाइमस की। थाइमस जो है बेटा, थाइमस जो है वो हमने कहा कि ब्रेस्ट बोन के बीच बीच में, कि हमारा जो स्टर्नम वाला हिस्सा होता है, बीच वाला हिस्सा होता है, उसके ठीक बीच में बाइलोब रीजन या बाइलोब ऑर्गन आता है, कि दो लोब में बटा हुआ ये ऑर्गन होता है। और हर ऑर्गन जो है या हर लोब जो है दैट इज कवर्ड बाय ए काइंड ऑफ कैप्सूल, कि उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको कि हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं। और दोनों आपस में जो जुड़े रहते हैं एक टिश्यू की तरह, कि दो लोब हैं और ये दोनों लोब जो आपस में जुड़े हुए हैं एक टिश्यू की तरह, लाइक दिस वायर इज देयर, तो इन बिटवीन दीज टू लोब्स अ वायर इज देयर, तो वो कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको हम ट्यूबरकल कहते हैं। और वो ट्यूबरकल जो है वो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है, कि अगर हम कहें कि कहाँ होगा तो ये बीच वाले हिस्से में जो है वो ट्यूबरकल इसके अंदर होगा। और हर लोब्यूल जो है दो हिस्सों में बटा होता है, हिस्टोलॉजिकली दो हिस्सों में बटा होता है। कि अगर हम कहें कि वो हिस्टोलॉजिकली दो हिस्से कौन से होते हैं, अमंग देम वन पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, जो कि बाहर का हिस्सा जो है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, और अंदर का हिस्सा जो है वो मेडुला कहलाता है। नॉर्मली दिस इज अ कॉमन फीचर फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑर्गन्स विच हैव अ टाइट काइंड ऑफ हिस्टोलॉजी, कि जिसके अंदर कोशिकाएं जो बहुत सघन होती है उनके अंदर इसी तरीके का सिस्टम पाया जाता है, कि उसके बाहरी हिस्सा जहाँ पे कि कोशिकाएं अपेक्षाकृत लूजली पैक्ड होती है वो हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला हिस्सा जो है वो मेडुला कहलाता है। लाइक अगर हम बात करें तो सेम काइंड ऑफ सिस्टम और सेम काइंड ऑफ थिंग्स आर फाउंड इन किडनी ऑल्सो, कि किडनी में भी बाहर वाला हिस्सा जिसको हमने कहा कॉर्टेक्स, और अंदर वाला हिस्सा जो होता है या बीच वाला हिस्सा जो है उसको हमने कहा मेडुला। तो यहाँ भी दो हिस्से होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। कॉर्टेक्स वाला हिस्सा डेंसली पैक्ड है इम्यून टी सेल्स के कारण, और जो इम्यून टी सेल्स वहां पे है दैट इज कॉल्ड एज थाइमोसाइट्स, कि वो थाइमोसाइट जो है वो उसके साथ में होता है। अंदर वाला कंपार्टमेंट जो है या अंदर वाला हिस्सा जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि लूजली पैक्ड होता है, और वो लूजली पैक्ड जो होता है वो उसके अंदर दूरी पे कुछ कुछ दूरी पे जो है, कि एक कोशिका यहाँ है एक कोशिका यहाँ है। जबकि अगर हम बात करें कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स में सारी चीजें पास पास होगी, तो अलग अलग कोशिकाएं जो होंगी वो पास पास होगी, लेकिन मेडुला में जो है वो कोशिकाएं दूर दूर होगी, तो वो सारी जो होगी वो इस तरीके की चीजें आएगी। और यहाँ पे कुछ अन्य कोशिकाएं भी उपस्थित होती है जिसको हेसल्स कार्पल्स भी कहते हैं, जो कि लेयर्ड बॉडीज की एक के ऊपर एक लेयर के अंदर उपस्थित होती है, तो वो पाई जाती है। एंड ये जो हेसल्स बॉडी है ये केराटिन और स्मॉल ब्लड वेसल की मिलके बनी होती है और सेंटर के अंदर होती है। और
स्पेशली कैटल के अंदर जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी इनके अंदर रहता है, कि जितने तरीके के कैटल्स हैं, अगर ह्यूमंस में तो नहीं लेकिन कैटल्स के अंदर जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए जैसी चीज भी जो है इनके अंदर पाई जा सकती है, तो वो इसके साथ में कॉर्टेक्स के साथ में रहता है। अगर हम कहें तो इसके आधार पे, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ थाइमस ग्लैंड, स्पेशली एक किताब आती है इम्यूनोलॉजी की, क्यूबे, उसमें से आया हुआ है। तो अगर हम कहें, जैसा हमने कहा था कि जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, जो नीला वाला हिस्सा है इसमें, दैट इज कॉर्टेक्स, और उसमें कोशिकाएं जो है अत्यंत पास पास है, एपिथेलियल कोशिकाओं का बना हुआ है, प्लस बोन मैरो ओरिजिन की जो थाइमोसाइट कोशिकाएं हैं वो यहाँ पे आ जाती है, वो सारी इकट्ठी रहती है, और बीच में एक छोटा हिस्सा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन, कि इन दोनों के बीच का हिस्सा जो है कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन है। उसके बाद मेडुलरी एपिथेलियल सेल्स होती है, और इसमें कुछ डेंड्राटिक सेल्स भी पाई जाती है जो कि बोन मैरो ओरिजिन की है, मैक्रोफेजेस भी आती है। एंड इन द सेंटर वी हैव द हेसल्स कैप्सूल, जो कि हमने कहा कि लेयर के अंदर उपस्थित होती है। तो ये हिस्से जो है इसके होते हैं। तो इनकी एक मेम्ब्रेन, जो बेसिकली जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत मोटी सी मेम्ब्रेन होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज थाइमिक कॉर्टेक्स, कि वो एपिथेलियल सेल्स से सराउंडेड होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज थाइमिक कॉर्टेक्स। तो ये जो बाहर जो गुलाबी वाली लेयर है, दिस इज अ लेयर विच इज सब कैप्सुलर एपिथेलियम, और इसके बाहर जो कैप्सूल वाली लेयर है ग्रे कलर की, दिस इज थाइमिक कॉर्टेक्स जो है इसके साथ में। प्लस ये क्या करती है, जो लेयर है इसकी, ये लेयर जो है वो सर्कुलेटिंग फॉरेन एंटीजेंस को कॉर्टेक्स के अंदर आने से रोकती है, क्योंकि लिम्फ ग्लैंड इसके आसपास हैं, लिम्फ ग्लैंड के साथ सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है, तो उन सब के साथ में एंटीजन आने की संभावना इसको पूरी रहती है। तो उन सब को रोकने के लिए दे हैव द कैप्सूल, और थाइमिक कॉर्टेक्स जो कहते हैं वो कैप्सूल जो है वो उसको रोकता है। प्लस जैसे जैसे मैंने कहा था कि जानवर बूढ़ा होता जाता है या मनुष्य बूढ़ा होता जाता है, तो मनुष्य बूढ़ा होता जाता है या जानवर बूढ़ा होता जाता है, तो उसकी थाइमस ग्लैंड जो है वो कमजोर होती जाती है। एंड स्पेशली दिस इज द रीजन जिसके कारण कि ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिनके अंदर की टिश्यू ग्राफ्टिंग होनी है या जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, हाँ बेटा, किसी को कोई दिक्कत आ रही है? किसी को कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है तो उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है, अगर थाइमस जो है वो छोटी हो जाती है बड़ी उम्र में, तो उनको दिक्कत होती है, एंड स्पेशली इसको ध्यान रखा जाता है। एंड जो लोग यंग एज में कराते हैं उनमें थाइमस को छोटा करने के लिए जो है वो इस तरीके की दवाएं दी जाती है कि थाइमस जो है उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रोके नहीं, तो वो सारी चीज़ें आती है। और धीरे धीरे अगर जब ये बूढ़े होते हैं, हम भी बूढ़े होते हैं और जानवर भी बूढ़े होते हैं, तो नॉर्मली ये छोटी होती जाती है, और इसकी जगह पे जो है वो फैट सेल्स जो है वो आने शुरू हो जाती है, और वो फैट सेल्स जमा हो जाती है, और वो जो है वो जमा होने के बाद में इसकी फंक्शनिंग को थोड़ा कम कर देती है। फिर भी इसके बाद भी जितनी छोटी होती जाती तब भी ये अपनी मूल प्रवृत्ति से नहीं जाती, ये अपना इम्यून सिस्टम की या इम्यूनल प्रॉपर्टीज जो है वो उसको बरकरार रखती है। दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ सेक्शन, इसका पूरा स्ट्रक्चर है जो कि एक लाइन डायग्राम या डिपेक्टिंग डायग्राम है, जिसके द्वारा कि हम समझ सकते हैं कि दिस इज आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज मेडुला, और मॉड्यूला में हमारे पास अलग अलग तरीके की कोशिकाएं, जैसा हमने कहा था हेसल्स कैप्सूल्स कार्पसल्स, मैंने कहा कि लेयर्ड होते हैं, तो वो लेयर्ड हेसल्स कार्पसल्स भी इसके अंदर स्पेशली दिखते हैं। अगर हम कहें कि जो हमारे पास जो कॉर्टेक्स और मेडुला है वो आपस में स्ट्रोमल सेल नेटवर्क्स के साथ में वो क्रिस क्रॉस होते हैं। क्रिस क्रॉस होते हैं मतलब कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, कि किस तरीके से रहता है। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रोमा नेटवर्क जो है वो तीन तरीके की कोशिकाओं को बना होता है, जिसमें एपिथेलियल कोशिकाएं होती है, डेंड्राइटिक सेल्स होती है, और मैक्रोफेजेस होती है। और मैक्रोफेजेस जो है दे फ्रेम द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गन, जो कि ग्रोथ और मैचुरेशन ऑफ थाइमोसाइट्स के लिए काम में करता है। और अगर हम देखेंगे तो जितने भी हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसाइट्स, तो वो उसके साथ में उसके साथ चलती जाती हैं। अगर हम कहें कि थाइमस के फंक्शन क्या है, तो थाइमस के फंक्शन है जनरेट एंड सेलेक्ट अ रिपोर्टियर ऑफ टी सेल्स विच विल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, कि वो बॉडी के अंदर टी सेल को जनरेट करेगी, एक रिपोर्टियर टी सेल भी बनाएगी जिसके कारण कि इन्फेक्शन का पता चले और वो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। थाइमोसाइट डेवलप करते हैं तो डाइवर्सिटी जो है वो टी सेल रिसेप्टर्स की इकट्ठी होती है, क्योंकि जब हम कल बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हर एक प्रकार के एंटीजन के लिए अलग अलग तरीके की एंटीबॉडी होती है। उसी प्रकार से हर एक प्रकार के एंटीजन के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार की टी सेल बनती है, और वो टी सेल जो है वो अलग अलग टी सेल रिसेप्टर्स के द्वारा बनती है, बिकॉज कि उसकी कोशिका के ऊपर
रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों से बाइंड करते हैं। तो वो जो है वो उसको आइडेंटिफाई करती है, और वो कैसे आइडेंटिफाई करती है और किस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है, वो एंटीजेनिक मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस को आइडेंटिफाई करती है। बिकॉज कि जब हमने नोट्स भेजे थे तो हमने ये कहा था कि देर आर 3 मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एमएचसी मॉलिक्यूल्स क्लास 1 2 3। तो वो एमएचसी को आइडेंटिफाई करती, और वो कैसे एंटीजन के साथ में एमएचसी जुड़ा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। अगर हम कहें तो टी सेल रिसेप्टर्स जो हैं वो रैंडम प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, और एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्सेस को भी आइडेंटिफाई करते हैं। और 95% एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि यहाँ पे ये होता है कि जो टी सेल मैच्योर हो जाती है, या जो सेल्फ एंटीजेनिक एमएचसी कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कर लेती है, मैच्योर हो जाती है, जिनमें रिसेप्टर्स बन जाते हैं, वो तो जिंदा रहती है। और बाकी 95% ऑफ द टी सेल जो कि मैच्योर नहीं होती, जो आइडेंटिफाई नहीं करने में सक्षम होती है, दे डाई इवेंचुअली बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। एक प्रोसेस होता है अपोप्टोसिस सेल डेथ का, उसके द्वारा जो है वो मेच्योरिटी प्राप्त करने से पहले ही उन टी सेल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो वो उसके साथ में एक काम और चलता है।